यह है एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्विक रिवीजन। इस चैप्टर में दिया गया है 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में आए थे और इनको 1600 ईस्वी में एक्सक्लूसिव राइट मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन की तरफ से इंडिया में ट्रेड करने के लिए। 1765 में ब्रिटिशर्स जो है वो दीवानी राइट्स में गेन करते हैं फ्रॉम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये दीवानी राइट्स रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के ऊपर होता है। 1858 में सिपाही म्यूटिनी होता है जो 1858 की क्रांति होती है, जो ब्रिटिश क्राउन आ जाता है इंडिया में। फिर 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो जाता है, लेकिन 1946 में 1946 से लेके जनवरी 26, 1950 तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जिसमें जो है ब्रिटिश रूल के काफ़ी रूल्स होते हैं। इसीलिए ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए रूल पढ़ने हमारे लिए ज़रूरी है फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे बनाए कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए दो टाइप के रूल हैं। द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक, फिर सिपाही म्यूटिनी के बाद 1858 से लेके 1947 तक है द क्राउन रूल। तो चलिए शुरू करते हैं। द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें दी गई खास बातें हैं कि यह जो रूल है यह कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस रूल में पहली बार जो है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को भी रिकॉग्नाइज किया गया था। यह कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, और यह रूल जो है फाउंडेशन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि यहाँ से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुरू होता है। फीचर्स इस रूल के क्या क्या हैं? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए बनाया गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग बने। दूसरा है गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ गए, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता 1774 में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। इसमें इट प्रोहिबिट्स द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जो कि गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी थी, जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो कि कंपनी के इंडिया में थे उसको कंट्रोल करते थे। इसी से रिलेटेड एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में ही कुछ सुधार था, जिसे कहा जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के कुछ फीचर्स हैं कि जो गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल थे और जो सिविल सर्वेंट्स यानी कि जो सर्वेंट्स ऑफ कंपनी थे, उनके द्वारा किया गया कोई भी काम जो कि ऑफिशियल पर्पस के लिए होता है, वह सुप्रीम कोर्ट के दायरे से उसको बाहर कर दिया गया। साथ ही यह जो है रेवेन्यू मैटर्स को भी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट वाज to have jurisdiction over all the inhabitants of Kolkata. It also required the court to administer the personal law, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये पर्सनल लॉ को एडमिनिस्टर करती थी। हिंदुओं के लिए अलग हिंदू लॉ और मुस्लिमों के लिए मोहम्मदन लॉ एक्सेट्रा। और यह जो रूल है यह अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट
could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court। यह लॉ कहती है कि जो प्रोविंशियल कोर्ट्स होते हैं उनसे ऊपर अगर कोई मामला जाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट ना जा कर के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए सुनवाई के लिए जाता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। यानी कि जो रीजनल कोर्ट्स थे, प्रोविंशियल कोर्ट, उससे जो अपील किया जाता है उससे हायर कोर्ट, तो वह जाता है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के लिए। और यह गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल, यानी जो प्रोविंशियल कोर्ट और काउंसिल होते हैं उसके रेगुलेशंस के लिए भी गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही जिम्मेदार है, ना कि सुप्रीम कोर्ट। फिर अगला है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के फीचर्स हैं कि यह जो एक्ट है पहली बार डिस्टिंग्विश करता है कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी के। कंपनी का काम होता है कॉमर्शियल, लेकिन पिछले एक्ट में हमने देखा कि पॉलिटिकल फंक्शंस को भी रिकॉग्नाइज किया गया था, और इसमें इन दोनों को अच्छे से डिस्टिंग्विश किया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी। इसमें एक न्यू बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी बनाया जाता है, जो कि स्पेशली होता है पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी ये कंट्रोल करेगी तो पॉलिटिकल कंट्रोल करेगी है। तो इसी व्यवस्था को कहा गया है डबल गवर्नमेंट। फिर इसी एक्ट में है, पिट्स इंडिया एक्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज फॉर द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया। यानी इंडिया में जहाँ पर भी जिन भी प्रोविंसेस में ब्रिटिश का राज था, बस उन्हीं में कंपनी के जो सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट थे और या फिर रेवेन्यूज थे, उन्हीं को पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। अगला है एक्ट ऑफ 1786। यह एक्ट बनाया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे अपॉइंट करने के लिए, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के तौर पे जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को लाया जाना था तो उन्होंने 2 शर्तें रखी जिसको मान करके यह एक्ट बनाएंगे। वो 2 शर्तें थी कि उनको चाहिए था पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल, यानी गवर्नर जनरल के जो काउंसिल के 4 मेंबर थे उनको पावर चाहिए था कि वो उनके बातों को सुपरसीड कर सके। और दूसरा था, उनकी शर्त यह थी कि कमांडर इन चीफ उनको बनाया जाए, ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। तो इसके बाद से 1786 के बाद से जितने भी लॉ आए, ये दोनों रूल उन सबों में भी लागू रहा। यानी कि जो गवर्नर जनरल के काउंसिल थे वो एडवाइजरी बॉडी बन गए, और दूसरा कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, या फिर उनके द्वारा कोई बनाया जाता था। फिर अगला है चार्टर एक्ट 1793। इसके फीचर्स हैं एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर्स गिवन द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स। इसमें वही बात कही गई है कि ओवर राइडिंग पावर को और एक्सटेंड किया गया। एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज, और गवर्नर्स को भी प्रेसिडेंसीज में ओवर राइडिंग पावर्स मिली। फिर उसी में अगला है ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। फिर है कमांडर इन चीफ्स वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। फिर अगला है कि इनमें जो है मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और देयर स्टाफ्स वेयर हैंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू, यानी कि भारत के जो खजाने से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके स्टाफ्स के वेतन वगैरह दिए जाने शुरू हुए। अगला है चार्टर एक्ट 1813। इनके फीचर हैं, इन्होंने इस एक्ट में ट्रेड मोनोपोली की जो कंपनी थी इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, उसकी ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, और केवल 2 ही ट्रेड मोनोपोली ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास रही। पहला है एक चाय के लिए और दूसरा है चाइना के साथ ट्रेड।
फिर इसमें अगला पॉइंट है सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, यानी कि कंपनी के जितने भी टेरिटरी इंडिया में थे उन पर ब्रिटिश क्राउन का सॉवरेनिटी स्थापित हो गया। चार्टर एक्ट 1813 में ब्रिटिश यानी कि क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंडिया में लाने के लिए अलाउ कर दिया गया ताकि यहाँ के लोगों को एनलाइटनिंग किया जा सके अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। फिर इसमें अगला पॉइंट है वेस्टर्न एजुकेशंस को बढ़ावा देना इंडिया में, ब्रिटिश टेरिटरी जो है इंडिया में उनमें। लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन्स, लोकल गवर्नमेंट्स को यह राइट दिया गया कि वो पर्सन्स पर टैक्स लगा सके और उनके लिए पनिश भी कर सके अगर कोई टैक्स पे ना किया करे तो। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 1833। यह है फाइनल स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। सेंट्रलाइजेशन जो 1773 चार्टर एक्ट से शुरू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट से, यहाँ चार्टर एक्ट 1833 में ख़त्म होता है। 1833 के एक्ट के कुछ फीचर्स है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इनको दिया गया ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ही अपग्रेडेड वर्जन होता था। फिर इसमें दूसरा पॉइंट है इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। और इस लॉ को रेगुलेशंस कहा गया, नहीं, इस लॉ के पहले जितने भी लॉ बने थे उनको रेगुलेशंस कहा गया और इस लॉ को एक्ट कहा गया। यानी कि लॉ बनाने का जो भी पावर था बॉम्बे और मद्रास को, उनको खींच करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में दे दिया गया। फिर इसमें अगला है इट ended the activity of ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कमर्शियल बॉडी खत्म हो गई एज अ कमर्शियल बॉडी और यह एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई इंडिया में। और कंपनी के जो टेरिटरी इंडिया में है इनको कहा जाने लगा इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ या फिर ब्रिटिश क्राउन के अंडर। फिर अगला पॉइंट है ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट शुरू किया गया, लेकिन अपोजिशंस के कारण, अपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कारण यह कुछ खास काम आया नहीं। फिर इसके बाद है चार्टर एक्ट 1853 1853। इसके कुछ फीचर्स हैं इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। गवर्नर जनरल्स के काउंसिल के जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट किया गया, क्यों, और इसकी क्रम में 6 नए मेंबर को भी ऐड किया गया गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो पहले 4 हुआ करते थे। और इन 6 नए मेंबर को लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स कहा गया टू द काउंसिल। गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाने लगा, जिसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाता था। इस प्रकार लेजिस्लेशन जो है पहली बार ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी एक्ट में 1853 के एक्ट में ओपन कंपटीशन फिर से शुरू किया गया मैकॉले कमेटी जो 1854 में आई थी उसके रिकमेंडेशन से। फिर इसी एक्ट में अगला पॉइंट है कि इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि यह पहली बार इंडिया के लोगों का रिप्रेजेंटेशन था कहाँ, गवर्नर जनरल्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें। ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल 4 members were appointed by the local provincial government of Madras, Bombay, Bengal and Agra। फिर आगे का है क्राउन रूल 1858 से 1947 1858 to 1947।
क्राउन रूल के अंदर पहला लॉ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट को सिपाही म्यूटिनी के बाद लाया गया और इस एक्ट को एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके यानी कि इनके सारे पावर को ट्रांसफ़र करके ब्रिटिश क्राउन के अंदर ला दिया गया, जिसके कुछ फीचर्स हैं कि जो भी सारे काम किए जाएंगे वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर किए जाएंगे, ऑफ हर मैजेस्टी। वाइसराय ऑफ इंडिया का एक नया पोस्ट बनाया गया जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ही दूसरा नाम था, और यह जो वाइसराय है यह डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का इन इंडिया, भारत में। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। अगला पॉइंट है, इसने जो है डबल गवर्नमेंट सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था यह पॉलिटिकल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था यह कॉमर्शियल था। अगला पॉइंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन किया गया इंडिया के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको सारी अथॉरिटी और कंट्रोल दिया गया ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और यह जो है ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे। और 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट, एक मतलब कि एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के मदद के लिए थी। यह एक एडवाइजरी बॉडी थी। और द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इन काउंसिल का गठन किया गया, यानी कि एक अलग बॉडी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉरपोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। यानी कि जितने भी तरह के लीगल मामले थे वो यही देखते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861। इस एक्ट को बनाया गया क्राउन रूल के बाद, यानी कि इसमें खास पर्पस यही था कि भारतीयों को लेजिस्लेटिव प्रक्रिया में शामिल करना, ताकि फिर से सिपाही म्यूटिनी जैसा दूसरा कोई घटना ना हो पाया। इसी क्रम में 1861, 1861 में, 1892 में और 1909 में काउंसिल्स एक्ट बनाए गए इसी पर्पस से। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट्स के फीचर्स हैं कि इनमें जो है वाइसराय को यह पावर दिया गया कि वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। इसी क्रम में राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव लॉर्ड कैनिंग के नॉमिनेटेड 3 इंडियंस मेंबर बने, उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पहले 3 इंडियन मेंबर। अगला पॉइंट है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन शुरू होता है 1861 से, बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए लॉ नहीं बनाएंगे, वे लोग खुद ही लॉ बनाएंगे। इस एक्ट में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब को इस्टेब्लिश किया गया। न्यू लेजिस्लेशन काउंसिल क्योंकि अलग से वे लोग खुद ही कानून बनाएंगे अपने लेजिस्लेशन में। बंगाल में 1862 में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में 1886 में और पंजाब में 1897 में बनाया गया। इट एम्पावर्स द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन दिस काउंसिल। यानी कि यह वाइसराय को यह पावर देता है कि यह रूल और ऑर्डर बना सके, ताकि जो काउंसिल्स के जो अंदरूनी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है, यानी कि कैसे काम करेगी काउंसिल, क्या उनका स्ट्रक्चर, ये वो सारे होंगे इसलिए। और इसीलिए इस सिस्टम को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है, जो लॉर्ड कैनिंग के काल में 1859 में लाया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम कहने का मतलब है जिस तरह से एक ही
इंसान, एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, जैसे एक ही कोई मिनिस्टर है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। अगला पॉइंट है वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, यानी कि वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दिया गया, जिसका ऑर्डिनेंस का जो एक्सपायरी होता है 6 मंथ्स का होता है। अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके फीचर्स हैं, इस एक्ट में इंक्रीज कर दिया गया एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर को। कहाँ पर? तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों काउंसिल में, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी। लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी होगी काउंसिल्स के मेंबर में वो ऑफिशियल मेजोरिटी होगी, यानी कि जो नॉमिनेटेड नहीं है, जो नॉन ऑफिशियल नहीं है, जो कि ऑफिशियल हैं, यानी कि जो अंग्रेज है, इंडियंस नहीं है, उनकी मेजोरिटी होगी। 1892 के ही एक्ट में अगला प्रोविज़न है कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कुछ और पावर दिए गए, जैसे पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय। यानी कि इस पॉइंट में कहा गया है, इस पॉइंट को फिर से बताता हूँ, इसमें कहा गया है कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, यानी नॉमिनेट किया जाएगा, किसके रिकमेंडेशन से? कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन से। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, यानी नॉमिनेट किया जाएगा, तो किसके रिकमेंडेशन से? यह रिकमेंडेशंस होगा द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स और चैम्बर्स के रिकमेंडेशन से। इस एक्ट में इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया है, वर्ड इलेक्शन कहीं पर भी, लेकिन फिर भी नॉन ऑफिशियल जो सीट्स है उनको फिलअप करने के लिए इलेक्शन का प्रोसेस किया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगला इंडियन काउंसिल है, अगला एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लॉर्ड मॉर्ले यह थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और लॉर्ड मिंटो यह थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1909 के एक्ट के कुछ फीचर्स हैं कि इस एक्ट में भी पिछले एक्ट की तरह सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्याओं को बढ़ा दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 16 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया, 16 to 60। और इसी तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर को भी बढ़ा दिया गया, जो कि हर एक प्रोविंस में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर की संख्या अलग अलग है, फिर भी उन सभी को बढ़ा दिया गया। अगला पॉइंट है कि यह ऑफिशियल मेजॉरिटी को जारी रखता है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर के जो मेजॉरिटी है उसको अलाउ करता है, जो कि सेंट्रल में नहीं करता है। इसमें जो है डेलिबरेटिव फंक्शंस को ऐड किया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के। कहने का मतलब है कि जो काउंसिल से जो इंडियन मेंबर्स थे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, रिजोल्यूशन ऑन बजट को भी मूव कर सकते थे असेंबली में या काउंसिल में। इसमें अगला पॉइंट है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये पहले भारतीय थे वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर बने, और ये मेंबर बनते हैं एज ए लॉ मेंबर। अगला पॉइंट है कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस फॉर मुस्लिम। इसी कानून में शुरू होता है मुसलमानों के लिए अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि उन मुसलमानों को सिर्फ
मुसलमान ही वोट देंगे। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। इसी एक्ट में एक और बात कही गई है कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड जमींदार्स। इन सभी के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशंस है। अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट यह क्लैरिफाई करती है कि यह जो एक्ट है 20 अगस्त 1917 में जो गवर्नमेंट है वह यह घोषणा करती है कि इंडिया में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट यानी कि जो लोगों की बात को सुने और रिस्पॉन्ड भी करे। और यह एक्ट 1921 में लागू होता है, जिसे मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। मॉन्टेग जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे इंडिया के लिए और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। 1919 के एक्ट्स के कुछ फीचर्स हैं कि यह डिमार्केट और सेपरेट करता है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, यानी कि द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज ऑथोराइज्ड टू मेक लॉज ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अभी भी सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी ही होता है। अगला पॉइंट है इट डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो भाग में बांट दिया गया, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें एडमिनिस्टर होता है वह गवर्नर द्वारा, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स प्रोविंस में। और यह जो गवर्नर द्वारा विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो मंत्री लोग हैं उनके सहयोग से। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं, जो रिजर्व किया गया है, उनको एडमिनिस्टर करते हैं गवर्नर, वो भी स्टेट प्रोविंस में, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेकिन विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी? मिनिस्टर्स की। इसी सिस्टम को डायरकी सिस्टम कहा गया है, जिसका मतलब है डबल रूल। अगला पॉइंट है पहली बार बाई कैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन लाया गया। बाई कैमरलिज्म मतलब लोअर हाउस एंड अपर हाउस। अगला पॉइंट है 3 of 6 members of Viceroy Executive Council other than Commander in Chief were to be Indian, यानी कि 6 में से 3 भारतीय होंगे लेकिन कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। अगला पॉइंट है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है इसको बढ़ा करके सिख, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन को भी कर दिया गया, यानी इन सभी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया। अगला पॉइंट है इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, यानी कि फ्रेंचाइजी का मतलब वोट देने का अधिकार कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ पीपल्स के लिए ही था, जो इसका बेस बनाया गया उनके पास प्रॉपर्टी होना चाहिए, टैक्स पे करना चाहिए वे लोग, और एजुकेटेड होने चाहिए। इसी एक्ट में एक नए ऑफिस को भी बनाया जाता है जिसका नाम है हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और यह लंदन में होता है। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के कुछ पावर्स जो हैं इनको दिया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया 1926। इस एक्ट में पहली बार प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से अलग किया गया। इस एक्ट में एक स्टैट्यूटरी कमीशन को बनाने की बात कही गई, जो कि इसी एक्ट के कार्य को जो कि अगले 10 साल में होने वाले हैं उनको रिव्यू करके कुछ रिकमेंडेशंस कर सके। लेकिन 10 साल के पूरे होने से पहले ही कमीशन का गठन कर दिया जाता है जिसका नाम है साइमन कमीशन, जो कि नवंबर 1927 में
जो कि 8 ही साल में 2 साल पहले ही 10 से 2 साल पहले ही इंडिया में आ जाता है। साइमन कमीशन एक 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन है जिसके चेयरमैन होते हैं सर जॉन साइमन। इस कमीशन के सारे मेंबर ब्रिटिश होते हैं और इसी के लिए इनको इंडिया में बहुत ही विरोध का सामना करना पड़ता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी जिसने कुछ रिकमेंडेशंस किए जैसे कि एबोलिशन ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, कंटिन्यूएशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एक्सेप्ट। इन्हीं के रिकमेंडेशंस को इंडिया में लागू करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए ताकि इंडियंस लोगों की राय जान पाए इसमें। और एक वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी जारी किए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इसी एक्ट में कम्युनल अवार्ड की बात कही गई है जो अगस्त 1932 में 1932 में कम्युनल अवार्ड को बनाया जाता है। रैमजे मैकडोनल्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुए उन्होंने अनाउंस की एक स्कीम फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़ कम्युनल अवार्ड। इस माइनॉरिटीज़ में उन्होंने खास करके डिप्रेस्ड क्लास यानी शेड्यूल्ड कास्ट की बात कही जिससे गांधी जी बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने यरवदा जेल में जो कि पूना में है वहाँ पर जा कर के आमरण अनशन किया। उनकी मांग गांधी जी की मांग थी कि कम्युनल अवार्ड को वापस ले लिया जाए। इसी क्रम में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हो जाता है यानी कि कम्युनल अवार्ड तो ख़त्म हो गया लेकिन हिंदुओं के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट ही रहेगा और डिप्रेस्ड क्लास यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं उनको हिंदुओं के अंडर ही रिजर्व सीट्स दिया जाएगा ना कि अलग सेपरेट इलेक्टोरेट। अगला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें ओरिजिनली 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। 1935 एक्ट के फीचर्स हैं कि इसमें ऑल इंडिया फेडरेशंस का गठन किया जाता है जिसमें फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को सेपरेट किया जाता है। फेडरल लिस्ट यह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थी। 59 आइटम्स थे इसमें। प्रोविंशियल लिस्ट में या प्रोविंसेस के लिए 54 आइटम्स थे और कंकरेंट लिस्ट जो कि दोनों के लिए थे 36 आइटम्स थे। बाकी जो रेसिड्यूरी पावर्स था वे आर गिवन टू द वाइसरॉय। बाकी बचे खुचे जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वे वाइसरॉय के हाथों में होंगे। लेकिन फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। फेडरेशन कभी लागू नहीं हो पाए क्योंकि प्रिंसली स्टेट जो है बाइकआउट कर दिए इसके। इट एबोलिश डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। यानी कि प्रोविंसेस में जो डायरकी सिस्टम चली आ रही थी उसको ख़त्म करके वहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ला दिया गया और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो कि प्रोविंसेस में लाया गया। इसका मतलब है कि गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट with the advice of ministers responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939. इसी एक्ट में डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया जबकि प्रोविंसेस में एबोलिश कर दिया गया था। इस एक्ट में 1935 के एक्ट में इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस और वो 6 स्टेट्स थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। बाइकैमरलिज्म मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी में अगला पॉइंट है सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
It abolished the Council of India. It abolished the Council of India. Council of India, established by the Government of India Act 1858. The Secretary of State for the India was provided with the team of advisors. यानी काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक टीम दिया गया एडवाइजर्स का, और जो फ्रेंचाइजी है उसको बढ़ा के 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कर दिया गया, यानी कि वे लोग जिनको वोटिंग राइट्स थे उन्हें फ्रेंचाइजी कहा गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया, यानी कि बन सकते थे ये। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से अधिक प्रोविंसेस के लिए थे। फेडरल कोर्ट 1937 में बनाया गया। अगला एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फरवरी 20, 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। Again, on June 3, 1947, British government made it clear that any constitution framed by the Constituent Assembly of India formed in 1946 cannot apply to those parts of the country which were unwilling to accept it. On the same day, June 3, 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता था, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के कुछ फीचर्स थे कि इन्होंने इस एक्ट ने ब्रिटिश रूल को इंडिया में ख़त्म कर दिया गया और इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट बनाया गया इंडिया को 15 अगस्त 1947 से। It provided for the partition of India and creation of 2 independent dominions of India and Pakistan with the right to secede from the British Commonwealth. It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majesty government in British was to have no responsibility with respect to Government of India or Pakistan. It empowers the Constituent Assembly of both the Dominion to legislate for their respective territories till the new constitution were drafted and enforced. It abolished the office of Secretary of State for India and transferred his functions to the Secretary of State for Commonwealth Affairs. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and treaty relating with tribal affairs from August 15, 1947। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स या तो जो इंडियन को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, जब तक उनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स रहना चाहते हैं वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रेगुलेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स और आस्क्ड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज पर्पस बट द राइट। इस पॉइंट में यह बात कही गई है कि यह जो रूल है, यह जो लॉ है, एक्ट है, यह ब्रिटिश मोनार्क को इस वीटो करने से कोई भी बिल पास होता है तो अगर वो वीटो लगा दे तो इस चीज़ को प्रोहिबिट करती है और रिजर्वेशन कर लेती है किसी भी बिल को कि रिजर्व कर लेती है, पास नहीं होने देती है, इस चीज़ से भी रिपार कर देती है किसको, तो ब्रिटिश मोनार्क को। लेकिन ये सारे जो राइट्स हैं गवर्नर जनरल के हाथों में अभी भी होते हैं, जिसको कि फुल पावर होता है किसी भी बिल को सहमति देने के लिए इन द नेम ऑफ मोनार्क यानी हिज मैजेस्टी। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को और प्रोविंशियल गवर्नर को
डेजिग्नेट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट। दे वेयर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर्स। अगला पॉइंट है, इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। It discontinued the appointment of civil services and reservation of post by the Secretary of States for India. The member of civil services appointed before August 15, 1947 would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time. Lord Mountbatten जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया बनते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी को पहले प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ दिलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इन 1946 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। थैंक यू।